बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है ज़ियाबतीस, जिसको डायबिटीज़ या शुगर भी कहा जाता है। डायबिटीज़ सिर्फ़ एक बीमारी नहीं, बल्कि ये कई बीमारियों की जड़ है और इस वक्त ये पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ फैलता हुआ एक ऐसा मर्ज़ है जिसको अगर खामोश कातिल कहा जाए तो ये कहना भी गलत ना होगा, क्योंकि सिर्फ इस एक बीमारी की वजह से हमारा जिस्म कई और अमराज का शिकार हो जाता है। कहते हैं कि शुगर इंसानी जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को। आज हम इस मौलिक बीमारी के बारे में बात करेंगे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना होगा 3530-5778 और 3530-5779। हम आज बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, माहिर तिब्बे-नबवी जनाब सैयद आसिम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इनसे जानेंगे कि ज़ियाबतीस क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और तिब्बे-नबवी में इसका क्या इलाज हो सकता है। लेकिन इससे पहले एक हमने पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। जी हकीम साहब, हमने पैकेज देखा, पैकेज में बहुत सारी चीज़ें दिखाई, शुगर कंटेंट दिखाया, कुछ ऐसे फ्रूट्स दिखाए और एक आला भी दिखाया जिससे हम अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि ज़ियाबतीस क्या है? जी, ज़ियाबतीस दरअसल एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें इंसानी में एक मखसूस किस्म का हार्मोन जिसको इंसुलिन कहा जाता है, इसमें बेअतदाली पैदा हो जाती है। इंसुलिन हमारे जिस्म में बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज मौजूद होता है, जो शुगर जिसको हम कहते हैं, चीनी भी कहते हैं, इसको एक ख़ास मकदार में हमारा जो जिस्म इंसानी है इसको मेंटेन कर रखता है और हमारी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, इसको यूटिलाइज़ करता है एनर्जी को डेवलप करने के लिए और हमारे रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करने के लिए। इंसुलिन का काम ये होता है कि हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज मौजूद हो, जो हमारे खून में मौजूद होता है, इसको सेल्स जो हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं उनको वो तवानाई फराहम करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, इस काबिल बनाना होता है इसका काम। अगर इंसुलिन कम हो जाती है तो इसकी वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। जी, आपने बताया इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की ख़राबी की वजह से शुगर का मर्ज़ लाहक होता है। तो शुगर की कितनी अक़साम हैं? शुगर की वैसे इसकी 2 अक़साम बयान की जाती हैं, लेकिन अब नई तहकीक के मुताबिक इसकी 3 अक़साम हैं। ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 जिसको हम डिपेंडेंट कहा जाता है, इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 कहलाती है और ये जेनेटिक होती है। इसमें मौरूसी होती है, यानी वालिदैन से बच्चों को ये मर्ज़ ट्रांसफ़र होता है जी। और इसके अलावा टाइप 2 होती है जिसमें हमारी रोज़मर्रा की ख़राबियों की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से, इसके अलावा मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये बीमारी यानी टाइप 2 जो है वो होती है। इसके अलावा एक और टाइप 3 जिसकी वजह बड़ी एक अहम होती है, वो ये कि ये आम तौर पर हामला ख़वातीन को होती है, लेकिन हामला ख़वातीन के वज़े हमल के बाद ये ख़ुद ब खुद सही हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हामला ख़वातीन वज़े हमल के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी डाइट अपना लेती हैं जिसकी वजह से ये टाइप 3 टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, आपने टाइप 1 का बताया कि उस पर इंसान जो है इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही और आपको लाजमी तौर पे इंसुलिन की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि वो जो आपने बताया ख़ानदानी है, कि वो अफराद जिनको शुगर है ख़ानदानी, तो वो इससे कैसे बच सकते हैं कि उनकी आगे वाली नस्लों में ये ट्रांसफ़र ना हो? जिन लोगों को टाइप 1 या टाइप 2 भी हो, तो अपने आगे के मुस्तकबिल को सेव करने के लिए या मुस्तकबिल नस्लों को सब बचाने के लिए एक अहम इक़दाम किया जा सकता है। वो ये कि शादी से पहले अगर कुछ जो प्री टेस्ट जो बताए जाते हैं एहतियाती तौर पर, अगर उनमें शुगर का टेस्ट करवा लिया जाए लड़का और लड़की दोनों, तो उसमें एहतियात ये हो जाती है कि इससे बचा जा सकता है। वो इस तरह से कि इसका एक स्टैटिक्स है, वो ये बताती है कि अगर मेल और फीमेल दोनों में शुगर मौजूद है, दोनों को मर्ज़ ये लाहक है, तो आने वाले नस्लों में, आने वाले बच्चों में इस टाइप 1 के होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को इस तरह से रोका जा सकता है, इस पर इस तरह से बंद बांधा जा सकता है। सही कि अगर मतलब कि दोनों माँ बाप में शुगर है
तो वो बच्चे में 100% ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? फुरकान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फुरकान। जी मैंने पूछा था 12 साल का, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो, ठीक है। उसके बारे में पूछना था ज़रा। 3 साल से कोई बता जी। दें ज़रा कुछ। सिर्फ आम जिस्मानी कमजोरी है बच्चे को, जी, खाना जी, पीना उसका जी, जी। सही है? खाना पीना सही है उसका? भूख सही लगती है? खाना सही पीना खाया जाता जी है? जी, भूख भी सही लगती है। ठीक है। बाहर की चीज़ें तो ज़्यादा नहीं खाता बच्चा, ये चटपटी चीज़ें जो अमूमन बच्चे नहीं चिप्स ज़्यादा वगैरह इस अवॉइड ही किस्म करते की हैं चीज़ें? मार्केट। अच्छा ठीक है, इसका जवाब हम आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हकीम साहब, इनके बच्चे की एज 12 साल 12 है। साल की उम्र बच्चे अमूमन देखा गया है पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, एक्टिविटी ज़्यादा जी। होती थी बच्चों की और खाना पीना भी दुरुस्त होता था, तो हेल्थ अच्छी होती थी ओवरऑल। लेकिन आजकल ये रुझान देखा गया है कि बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बच्चों के जो खाने पीने की आदत हैं, तौर तरीके हैं, वो ज़्यादा इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। और इसके अलावा डाइट क्योंकि हमारी इतनी हेल्दी नहीं रही, इसकी वजह से अमूमन ये ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसके लिए सबसे एक आसान हल ये है, क्योंकि आप कराची के रहायशी हैं और कराची के रहायशी के लिए सहूलत ये है कि यहाँ तिब्बे नबी सेंटर कायम है। आप तिब्बे नबी सेंटर से भी रब्ता कर सकते हैं। अगर अपने बेटे के हमरा आप तिब्बे नबी सेंटर रब्ता कर लें तो ये भी आपके लिए एक हल हो सकता है। इसके अलावा अपने बेटे को 15 दाने किशमिश के रात को भिगो दीजिए 1 गिलास पानी में, और सुबह उसका पानी इस्तेमाल कराइए, और साथ ही जो किशमिश होगी वो भी फूल गई होगी तो वो भी साथ में इस्तेमाल करा दीजिए। इसको नबीज़ ज़बीब कहा जाता है और ये एक बेहतरीन दवा है बच्चों को हेल्दी करने के लिए, बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारे पास वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा मौजू है ज़ियाबतीस। हम मज़ीद बात करेंगे इसकी अलामात के ऊपर और इसकी वजूहात के ऊपर, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है ज़ियाबतीस यानी कि शुगर, और हम बात कर रहे थे इसकी, आपने टाइप्स बताई, अक़साम बताई। अच्छा, हमारे ज़्यादातर ये मर्ज़ इतना तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और 25% लोगों को पता ही नहीं होता उनको शुगर हो जाती है, और फिर जब बॉडी में डैमेजेस होने लग जाते हैं तब उनको पता लगता है कि शुगर हो गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं? बिल्कुल, इसकी इब्तदाई अलामात पर बात करते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोग जिस वक्त डॉक्टर से रुजू करते हैं उस वक्त उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इसकी इब्तदाई अलामात में मैं बयान करूं, सबसे पहले तो ये सुस्ती, काहिली रहना, जिस्म थका सा रहना, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा काम करने के बाद जल्द थकावट महसूस हो जाना। इसके अलावा तेज़ी से वज़न कम होना और भूख का बढ़ जाना, अल्टरनेट होना, यानी कि भूख बढ़ गई है, आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन साथ ही आपका वज़न तेज़ी से कम होता चला जा रहा है, ये भी इसकी एक वाज़ेह अलामत होती है। इसके अलावा साथ ही लबलबे यानी पैंक्रियास की खराबियों का जो इससे डायरेक्ट लिंक करता है, क्योंकि लबलबा ही दरअसल इंसुलिन तैयार करता है और उससे इसका डायरेक्ट लिंक होता है। लबलबे की खराबियों का एक डायरेक्ट जो अलामत होती है वो ये होती है कि आपके पेट का निज़ाम ख़राब रहता है, आपको मोशन या दस्त की कैफियत होती है, बाज़ औक़ात उल्टी की कैफियत होती है और पेट से दर्द शुरू होते हुए कमर तक जाता है। ये एक वाज़ेह इसकी अलामत होती है इब्तदाई तौर पर। इसके अलावा सिम्टम्स इसके ये होते हैं, आम जिस्मानी कमज़ोरी मरीज़ को महसूस होती है, ब्लड प्रेशर गिरा सा रहता है, थकन सी कैफियत रहती है और कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है। जी हकीम साहब, मैंने देखा है कि शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो खाते भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न तेज़ी के साथ गिर रहा होता है, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजह हमारे जिस्म का वो साइकिल होता है जो हमारे जिस्म में डेवलप हो जाता है, एक मखसूस किस्म का, क्योंकि जो ग्लूकोज या जो शुगर या जो हमारे जिस्म में तवानाई मौजूद है, जो हमारे जिस्म ने अपने वक्त के लिए, अपने एक तरीके से उस वक्त के लिए जब हमारे पास तवानाई का ज़ख़ीरा ना हो, जब हमने खाना ना खाया, उस वक्त के लिए उसने ज़ख़ीरा की होती है, हमारा जिस्म उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाता। इंसुलिन की गैर मौजूदगी में हमारा जिस्म उनसे जो हमारे जिस्म की जो सेल्स होते हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब हमारा जिस्म थकन महसूस करता है, कमज़ोरी महसूस करता है और इसके सिग्नल्स डायरेक्ट हमारे दिमाग को पहुंचते हैं। हमारा दिमाग क्या करता है, क्योंकि कमज़ोरी है, महसूस हो रही है कि वाज़ेह तौर पर तवानाई की कमी है, इस तवानाई को पूरा करने के लिए हमारा जिस्म एक मखसूस हार्मोन पैदा करता है जिससे हमें भूख का एहसास होता है। तो इंसान ज़्यादा खाता है,
लेकिन बावजूद इसके कि वो ज़्यादा खा लेता है, लेकिन वो क्योंकि जो उसने इजाफी तवानाई भी हासिल कर ली, वो इजाफी तवानाई भी उसके जिस्म के इस्तेमाल में नहीं आ रही। तो ये एक साइकिल हो जाता है, कंटिन्यू चलता रहता है। हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और इस ग्लूकोज को, इजाफी ग्लूकोज को निकालने के लिए गुर्दों को इजाफी काम करना पड़ता है, जिससे यूरिनेशन जो है वो फ्रीक्वेंट हो जाती है, नहीं बार बार पेशाब आता है। सही। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं नबील बात कर रहा हूँ कराची से। अदील? नबील 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 जी नबील, आपका मसला बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे हकीम साहब से ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब हैं, उनकी एज जो है वो 60 इयर्स के करीब है। ठीक है। तो अभी कुछ अर्से पहले उनको थोड़ा सा ज़रा दिल का मसला हुआ था, तो अब तो अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, लेकिन डॉक्टरी दवाइयों पे हैं। अच्छा, तो दिल का थोड़ा सा मुझे बता दें, क्या हार्ट अटैक हुआ था या दिल का क्या मसला हुआ? एंजाइना का पेन हुआ। अच्छा, एंजाइना, ठीक है। वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट पे हैं वो। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि तिब नबवी में कोई अगर इलाज मौजूद है तो वो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। इसके अलावा मेरा एक मसला है, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं हकीम साहब से मुलाकात करके और बिलमुशाफा उनको बता सकूं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बात नहीं कर सकते। सही समझ गए। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, आपके वालिद को शुगर तो नहीं है? नहीं, उनको शुगर नहीं है। सही, ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं इसका, हमारे साथ रहेगा जी। हकीम साहब, इनके वालिद हैं, 60 साल उनकी उम्र है, इनको एंजाइना का पेन हुआ है, अभी फ़िलहाल जो है ये मेडिकेशन पे हैं एलोपैथी की। तो तिब नबवी में इसका क्या कोई इलाज मुमकिन है? तिब नबवी में दिल के मरीज़ों को ख़ास तौर पर दिल की ताकत के लिए और एंजाइना जैसे मर्ज़ से बचने के लिए, देखिए एंजाइना का मर्ज़ होता क्यों है इसको थोड़ा सा समझ लें। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती बाज़ औक़ात इसमें एक अहम किरदार अदा करती है, और जिन ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और खून की जो रगें ब्लॉक हो जाती हैं या ब्लॉकेज की उसमें कुछ ख़ास शरह मौजूद होती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए ताकि आइंदा इस ख़तरे से वो दो चार ना हो। इसके लिए एक बेहतरीन तिब नबवी की दवा एंजियोटिब है। एंजियोटिब को अगर एक चमचा सुबह शाम ये अपने रोज़ाना के मामूल में शामिल कर लें तो मुझे उम्मीद है कि इस मसले से इंशाअल्लाह ये बच जाएंगे। और इसके अलावा कुछ चीज़ों को एहतियात भी कीजिए, जैसे बही का इस्तेमाल करना आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हदीस का मफ़हूम यह है कि बही को इस्तेमाल करो कि ये दिल को ताकत देता है। बही का फल आजकल मौसम का है, मौसम में आया हुआ है, बही का फल आप ले लीजिए और अपने वालिद को इस्तेमाल कराइए। और इसके अलावा आप अगर बिलमुशाफा मिलना चाहते हैं तो तिब नबवी सेंटर कराची भी रब्ता कर सकते हैं। FL 24 गुलशन जमाल अपोजिट अस्करी 4 नियर MCB बैंक, और सुबह 12 बजे से रात 9 बजे तक आप तिब नबवी सेंटर रब्ता कर सकते हैं। जी नबील, आपने एड्रेस नोट फरमा लिया होगा। अच्छा हकीम साहब, यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि शुगर के मुतालिक हम बात करें तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या मोटापा या और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से शुगर का मर्ज़ हमें लाहक हो सकता है? बिल्कुल, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से ताल्लुक़ रखती है। मोटापा इसमें एक अहम सबब हुआ करता है। मोटापा जिसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है, इसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक बीमारी ज़्यादतीस भी है जो कि इसकी वजह से भी हो सकती है। ज़्यादतीस की वजह से मोटापा भी हो सकता है और मोटापे की वजह से ज़्यादतीस भी हो सकती है, ये अल्टरनेट है। इसके अलावा भी इसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि बिस्यार खोरी, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खाना खाने की रग़बत होती है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने का शौक़ रखते हैं और चहलकदमी वगैरह नहीं करते, आराम तलब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ऐसे लोगों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है। और शुगर का इंटेक ज़्यादा करने से भी ये रंग बिरंगी, जैसे हमने देखा भी था हमारा अभी पैकेज में कि उसमें रंग बिरंगी चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, हमें शुगर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हमें पेश की जाती है और हम इसको खाते हैं, इसकी वजह से बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ हम बात करेंगे इसके इलाज के ऊपर कि तिब नबवी में इसका क्या इलाज हो सकता है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज हम बात कर रहे हैं शुगर की, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कॉर्टिज़ोन्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे कि एस्थमा या आर्थराइटिस, इस तरह के कुछ मर्ज़ होते हैं जिसमें जान बचाने के लिए आपको ये लेना पड़ता है और इसका मुसलसल इस्तेमाल से जो है आपको शुगर हो जाती है। तो क्या तिब्बे नबवी में इसका कोई इलाज है कि अगर आप कॉर्टिज़ोन्स भी लेते रहें और साथ साथ आपको इसका नुकसान भी ना हो? तिब्बे नबवी में इसके इलाज के हवाले से ये बात जहन में रखें कि मरीज़ की सबसे पहले ज़रूरत होती है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना, उसकी क़ुव्वत को बहाल रखना। ये तिब्बे नबवी का और तिब्बे यूनानी का भी एक असूल इलाज ये है कि मरीज़ की सेहत को, मरीज़ की क़ुव्वत को बहाल रखा जाए। और इसके लिए आप मुख्तलिफ़ अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जौ का दलिया बतौर दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको तलबीना कहा जाता है जी। इसके अलावा कलौंजी का इस्तेमाल करना इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। 11 दाने सुबह और 11 दाने शाम आप कलौंजी का इस्तेमाल कराइए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा कलौंजी का इस्तेमाल तो कई अमराज में फ़ायदा करता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हों, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हों जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे मरीज़ों को अपने खुराक में कुछ फल ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे ख़ास तौर पर अनार का इस्तेमाल अपने इस्तेमाल में रखें। इसके अलावा बही का इस्तेमाल रखें, ये इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है, क़ुव्वत इस्तिहाला को बेहतर करता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल इनको काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा दे सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पर आपने कलौंजी का बताया, कहते हैं ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो अगर मुसलसल कलौंजी का इस्तेमाल करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है उनके लिए। जी बिल्कुल, कलौंजी जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुस्तनद और वाज़ेह हदीसें मिलती हैं, और एक हदीस जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस स्याह दाने को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि इसमें मौत के सिवा हर मर्ज़ से शिफा है। बेशक। और इस हदीस को हम समझते हुए कई अमराज में इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करा सकते हैं, और जिसमें शुगर में भी हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। 11-11 दाने सुबह शाम जैसे मैंने बयान किया, इस तरीके से अगर इस्तेमाल कराएं तो ये फ़ायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल। और वो अफराद जो इस वक्त शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो कलौंजी को अपना मामूल बना लें, जिस तरह से हकीम साहब ने बताया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आज का हमारा मौजू है शुगर के हवाले से जो आपने स्पेसिफ़िक नुस्खा तरतीब दिया है वो आप हमें बता दें। जी, जो नुस्खा तरतीब दिया गया है वो यकीनन मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँ, और इसमें भी, इस नुस्खे में भी हमने कलौंजी को इस्तेमाल किया है। और क्योंकि जैसे कि कलौंजी के हवाले से हम अक्सर बयान करते रहते हैं, ये बहुत ही मुस्तनद तरीन दवा है और इसको शुगर के मरीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं स्क्रीन पे जो नुस्खा तरतीब दिया गया है। इस नुस्खे के अज्जा में मौजूद हैं कलौंजी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, तुख़्म नीम 35 ग्राम, करेला खुश्क 50 ग्राम, हुब्बुर इरशाद 35 ग्राम और सातर फ़ारसी 10 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को बारीक पीस लें और 1 चमचा चाय वाला यानी 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम इस्तेमाल करें, तो इसके इस्तेमाल से काफ़ी हद तक शुगर जो है वो कंट्रोल रहती है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपने नुस्खा नोट कर लिया होगा और आप यकीनन इसको इस्तेमाल करके आपको सेहतियाबी मिल सकती है। अच्छा हकीम साहब, यहाँ पर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी अमूमी एहतियातें हैं जो शुगर के मरीज़ को करनी चाहिए? जी बिल्कुल, इस हवाले से अमूमी एहतियातें क्या हो सकती हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर किया जाए, अपने वज़न को कंट्रोल रखा जाए, उसको नज़र में रखा जाए कि बहुत ज़्यादा आपका वज़न तेज़ी से बढ़ तो नहीं रहा, कम तो नहीं हो रहा। अगर इस किस्म की कोई अलामतें आपको नज़र आएँ तो फ़ौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आपको एहतियात फ़ौरन से पहले आपको, यानी मर्ज़ के बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने से पहले आपको पता चल जाए कि अगर आपको शुगर हो रही है या कोई भी XYZ मर्ज़ हो रहा है तो आप उसकी एहतियातें कर लें। इसी तरीके से वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, फ़ास्ट फूड को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन महीने में 1-आध मरतबा या कभी कभी कैजुअल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर सब्ज़ियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, गोश्त इस्तेमाल कीजिए, लेकिन साथ में सब्ज़ियों से उसको ज़ीनत दीजिए कि ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अपने आप को सोचों से, बहुत ज़्यादा जो जहनी सोचें होती हैं, लोगों के बारे में सोचना कि वो क्या कर रहा है, हसद, जलन, इस किस्म की सोचों से अपने आप को दूर रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, नमाज की पाबंदी कीजिए और मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इससे इंशाअल्लाह हम बेहतर ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो सकते हैं।
जी हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत ही अच्छी मालूमात फ़राहम की जिससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।